हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करंट अफेयर जून। स्वागत है आप सबका। तो देखिए, आज हमारा पहला टॉपिक है पीएम मोदी मीट्स एलॉन मस्क डिस्कसेस स्टारलिंक इंडिया प्लान्स। तो आप जानते हैं हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी इंटरनेशनल योगा डे से पहले बाइडेन से मिलने गए थे अमेरिका, और अमेरिका में एलॉन मस्क भी हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एलॉन मस्क से भी एक मीटिंग हुई थी। अच्छा देखिए, यहाँ पे एलॉन मस्क कौन है आप जानते हैं। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में आते ही आते हैं, साथ साथ टेस्ला, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, स्पेस एक्स, ये सब के जो क्या हैं ये ओनर भी हैं। इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि इनकी एक अर्लियर मीटिंग हो चुकी है। किसकी एलॉन मस्क और मोदी की एक मीटिंग हो चुकी है 2015 में। ये देखिए, ये 2015 वाला जो मीटिंग है उसकी भी इमेज मैंने यहाँ लगाई है। तो और अभी इस साल यानी 2023 में ये मीटिंग फिर से हो रही है, जिसमें बात हो रहा है टेस्ला को वापस लाने का, मतलब वापस क्या ये कह सकते हैं टेस्ला को इंट्रोड्यूस करने का इंडिया में, और स्टारलिंक प्रोजेक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का। यानी टेस्ला और स्टारलिंक प्रोजेक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की यहाँ बातें हो रही हैं। इससे पहले भी कोशिश हो चुकी है, क्या बिल्कुल हो चुकी है। देखेंगे तो टेस्ला वॉज अनेबल टू कम टू इंडिया बिकॉज ऑफ 100% इम्पोर्ट टैक्स मेड बाई इंडिया ड्यू टू सर्टेन इशूज़। वो इशूज़ चाइना की वजह से थे कि ये कहा जा रहा था कि आप इंडिया में अपनी टेस्ला की फैक्ट्री इस्टेब्लिश कीजिए, हम आप पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। लेकिन टेस्ला ने क्या किया था कि चाइना में अपनी फैक्ट्रीज लगाई थी, जिसकी वजह से जो यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट है उसने 100% टैक्स लगा दिया। मतलब अगर 50-80 लाख की गाड़ी है तो वो आपको क्या मिलेगी, 1 करोड़ 60 लाख की मिलेगी। ऐसे ही समझ जाइए, सिंपल मैंने कर दिया। मान लीजिए 50 लाख की गाड़ी है तो आपको 1 करोड़ की मिलेगी। तो 100% टैक्स था, लेकिन अब इस चीज़ों को रिजॉल्व किया जा रहा है। अब जानते हैं टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए भी जाना जाता है। यही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इस बार देखी जाएंगी, जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दिया जाएगा। अब ये एलॉन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। इसमें यह कहा गया कि आपको हर जगह, मतलब कोई भी एरिया पे फास्ट इंटरनेट सर्विसेज मिलेंगी। तो बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, हम वाईफाई घर पे लगवा लेंगे, हमें इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी। नहीं, देखिए ये इंटरनेट सर्विस आपको डायरेक्ट सैटेलाइट से भेजी जाएगी। तो मान लीजिए ये कोई टापू है, मान लीजिए यहाँ फंसे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे भी क्या मिलेगा, तेज़ इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है। मतलब जहाँ इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहाँ आपको सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट भेजा जाएगा। ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट कहता है। टेस्ला के बारे में आप जानते हैं, टेस्ला एलॉन मस्क की कार है। ये देखिए एक टेस्ला की मैंने यहाँ इमेज लगा दी है। ठीक, आइए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेसेस टू 127 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सेट WEF रिपोर्ट। तो इंडिया क्या हुआ है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कहाँ आ चुका है, 127वें रैंक पे आ चुका है। कितने रैंक पे आ चुका है, 127वें। तो 8 प्लेसेस को इसने क्या किया, बैक करके आया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इससे पहले इंडिया की रैंक थी 135 से इसने क्लाइम करके कहाँ पहुँच गया, ये 127, यानी कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अच्छा देख लेते हैं ये WEF क्या है। तो WEF इज़ नथिंग बट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आप ये देख सकते हैं एनुअल मीटिंग हो रही है यहाँ पे, ये भी मैंने दिखा दिया। देख लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लोबल जेंडर गैप का मतलब क्या होता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये बोलता है कि किसी भी कंट्री में मेल और फीमेल को एम्प्लॉयमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब क्या यही है कि फीमेल को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है नौकरी की, व्यवसाय करने की, सारी की सारी मेल को मिल रही है। अगर ऐसा है तो उसकी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में रैंकिंग खराब होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इक्वल जस्टिस दोनों के साथ किया जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, तो उसकी रैंक रिपोर्ट में अच्छी होगी। आइसलैंड इस साल की रिपोर्ट में टॉप किया है। अभी मैं आपको, मेरे पास एक नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे डेटा है, तो मैं उस डेटा के बारे में अच्छे से आपसे बात करूँगा। खैर, बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस्टेब्लिश हुआ 1971 और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने वो कहा था, लेस द जेंडर गैप हायर द रैंकिंग। जितना जेंडर गैप कम होगा, जितनी इक्वालिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे रैंकिंग होगा। तो इंडिया 127 पे आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी हम बहुत पीछे, मतलब 100 के ऊपर हैं, आप सोच सकते हैं। जेंडर गैप क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मेन को ज़्यादा मिले इन कंपैरिजन टू वुमेन। आइए अब देख लेते हैं कुछ रैंकिंग, किसको क्या क्या रैंकिंग मिली है। तो आप देखिए, आउट ऑफ 146 की रैंकिंग में, मतलब टोटल कंट्रीज 146 लिया गया, इंडिया का रैंक क्या आ रहा है आपका 127। लेकिन चलिए सबसे पहले हम टॉप से देख लेते हैं। सारे रैंक मैंने नहीं उठाए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ले लिया है जो इंपॉर्टेंट है। टॉप में जैसे मैंने आपको बताया था आइसलैंड किया है, इसके बाद नंबर 2 पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे पे न्यूजीलैंड, पाँचवें पे स्वीडन, छठवें पे जर्मनी, सातवें पे निरकैरेगुआ, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ निरकैरेगुआ, आठवें पे नामीबिया, नौवें पे लिथुआना। तो ये सारी है लिथुआना।
126 पे देख लेते हैं, तो 126 पे जॉर्डन, 127 यही है। तो इंडिया के पहले कौन था? जॉर्डन है। इंडिया के बाद कौन है? टूनीशिया। आपको नहीं याद रखना है, आपको इंडिया की रैंक याद हो काफ़ी है। 127 आया, पहले था 135, इस समय 125 पे कौन है? नाइजर है। अब देख सकते हैं टूनीशिया, टर्की, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, लेबनान, कतार, इजिप्ट, नाइजर, मोरक्को, जिनिया, बेनिन, ओमान, कॉन्गो, माली, पाकिस्तान का भी देख लीजिए 142 रैंकिंग है इस बार इसकी, ईरान 143, अल्जीरिया 144, चैड 145 और अफगानिस्तान में आप देखेंगे इसको 146 की रैंकिंग मिली है। आई होप ये चीज़ें आप समझ होंगे, आसान सा टॉपिक था। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहा है इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस स्केल्स न्यू रिकॉर्ड इन मई, यानी हमने रशिया से तेल खरीदने में एक नया रिकॉर्ड क्या कर दिया है? सेट कर दिया है। देखिए क्या हुआ था, आपको पता है कि रशिया ने डिक्लेयर कर दिया था वॉर यूक्रेन के साथ। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर 2022 में डिक्लेयर किया, वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्या कर दिए? रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। रशिया डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता था, उसकी इकोनॉमी हिट हो रही थी। तो रशिया क्या करता था? रशिया के पास क्रूड ऑयल का काफ़ी अच्छा भंडार है, तो रशिया ने इस क्रूड ऑयल को क्या किया? सस्ते में निकालना चालू कर दिया। अब भाई रशिया क्रूड ऑयल सस्ते में निकाल रहा है, उसको इंडिया खरीद रहा है। देख लीजिए इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम रशिया एट डिस्काउंट। तो भाई रशिया ने क्रूड ऑयल को सस्ते में निकाला, इंडिया ने क्या किया? उस ऑयल को यानी क्रूड ऑयल को बाई कर लिया। हमने सभी रिकॉर्ड तोड़ लिए। देखिए वी ब्रोक ऑल रिकॉर्ड बाय परचेसिंग। कितना हमने खरीदा है? 1.95 मिलियन बैरल्स पर डे। एक बैरल 159 लीटर होता है, तो आप सोच सकते हैं 1.95 बैरल्स पर डे, इतना हमारा कंजप्शन भी है। देख लीजिए इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर, तो जितना ऑयल हो उतना हमारे लिए अच्छा है। और देखिए थोड़ा सा और चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं क्योंकि अच्छे से इसको समझ रहे। इसी के साथ इतना ज़्यादा हमने ऑयल का व्यापार किया है कि रशिया हमारा 7वां बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। इंपॉर्टेंट है, रशिया इज बिकम हमारा 7th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अच्छा बाकी भी कोई 6 होंगे, बिल्कुल है, यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक और इंडोनेशिया। तो ये आपके क्या हैं? बाकी 6 ट्रेडिंग पार्टनर है। 7वां अभी कौन उभर के आया? आपका रशिया। टोटल ट्रेड अच्छा रशिया के साथ 2020 और 2021 में कितना था? 13 बिलियन यूएस डॉलर, बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत दिक्कत है। दिक्कत क्या है? वी आर इम्पोर्टिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर बट एक्सपोर्टिंग इन मिलियंस ऑफ डॉलर। बड़ा दिक्कत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कितना? बिलियंस ऑफ डॉलर में, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर में। 959 मिलियन डॉलर्स का इम्पोर्ट किए थे और बिलियंस ऑफ डॉलर में हमने क्या किया था? 959 मिलियन डॉलर्स का हमने क्या किया था? एक्सपोर्ट किया था रशिया को, और बिलियंस ऑफ डॉलर में ऑयल और बाकी सारी चीज़ों को हमने क्या किया? इंपोर्ट किया है। और आप जानते हैं, मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है करंट अफेयर में, कि जब आपका इंपोर्ट हाई हो जाए इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, यानी आपका इंपोर्ट बढ़ जाए और एक्सपोर्ट घट जाए, तो हम बोलते हैं हम एक ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेड डेफिशिट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिशिट। और अगर आपको ट्रेड डेफिसिट के बारे में अच्छे से जानना है तो आप 16 जून का मेरा करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ट्रेड डेफिसिट के बारे में बातें की हैं। और जो लगातार कंटिन्यू फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो एक ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पैदा कर रहा है। आइए आगे आते हैं। अब देखिए क्रूड ऑयल की बात हो रही है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। यही कच्चे तेल को हम रिफाइन करके कैरोसिन, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। आखिर में क्रूड ऑयल बनता कैसे, या नेचुरल गैस बनता कैसे है, जिसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्मेशन हुआ क्या? देखिए क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। टाइनी मरीन प्लांट्स एंड एनिमल डाइड एंड वर बरीड इन ऑन द ओशियन फ्लोर। ओवर टाइम द मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कवर्ड विद लेयर ऑफ सिल्ट एंड सैंड। यानी कि बहुत हज़ारों सालों पहले आप देखते थे कि जो बहुत सारे पेड़, छोटे छोटे जानवर थे, वो क्या हो गए? ओशियन, यानी ओशियन के ज़मीन के तले दब गए, उनको सिल्ट, सैंड ने क्या कर लिया? कवर कर दिया। करोड़ों साल बीते, मिलियंस ऑफ ईयर बीते, उसके साथ साथ जो रिमेन्स थे वो और अंदर चलते गए। क्यों अंदर चलते गए? यहाँ पे एक और लेयर बनी, एक और लेयर बनी, एक और लेयर बनी, ये नीचे जाते गए। जैसे जैसे नीचे आते जाए, जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ को नीचे आप दबाएंगे वो कंप्रेस होगा, तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और उसकी हीट बढ़ेगी। इतने ज़्यादा प्रेशर और हीट के कारण ही यही जो आपके डेड मरीन प्लांट्स और एनिमल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? ऑयल और नेचुरल गैस में। आप ये देख सकते हैं, ये वाटर है 100 मिलियन ईयर्स अगो, ये ओशियन है 300 से 400 मिलियन अगो, मिलियन ईयर अगो, ये समर के नीचे गए होंगे। ये आप देख सकते हैं सैंड और स्लेट है, ये प्लांट और एनिमल का रिमेन है। आज आप देखेंगे तो हम इसी को क्या करते हैं? टुडे वी ड्रिल डाउन थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट, और हम ये रॉक फॉर्मेशन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको नेचुरल गैस डिपॉजिट मिलता है। ये देखिए, ये यही ऑर्गेनिजम्स थे जो मर के यहाँ पहुँचे, ये रिमेन्स यहाँ से ऑयल में बदला और आज हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कच्चे तेल के माध्यम से। तो मैंने आपको कच्चे तेल के बारे में बता दिया। आइए आगे आते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, हीट एंड स्टेट। हीट एंड स्टेट, अब देखिए यह हीट वेव, चलिए आप देख रहे हैं गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि इंसान एकदम झुलस के रख जाए। तो इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट न्यूज़ है
कि आप देखे होंगे कुछ दिन पहले की बात है, पीपल डाइड इन यूपी एंड बिहार ड्यू टू हीट। गर्मी के कारण यूपी और बिहार में कुछ लोग मारे गए। तो लेकिन यहाँ पे ये कहना है कि सिर्फ गर्मी ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, पॉवर्टी, गरीबी ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कैसे गरीबी ने रोल प्ले किया? अब गरीबी है तो उस हिसाब से ये मत सोचिए कूलर पंखा नहीं ले पा रहे तो इसलिए मर गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी ऐसे अडॉप्टेड है कि वो गर्मी को झेल सकती है। हुआ क्या है कि अगर मान लीजिए या तो वो किसी डिसीज़ से पीड़ित है या तो उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। क्या कहा मैंने? या तो उन्हें कोई बीमारी है, या तो वो बुढ़ापे में, तो जाहिर सी बात है वो हीट स्ट्रोक जो है, हीट वेव जो है उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी डेथ हो जा रही है। अब चलिए बुढ़ापा तो एक अलग कहानी है। अगर मान ली बीमारी है, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये सब किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉवर्टी को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, हीट वेव क्या होता है? हीट वेव कब से कर रहे हैं? तो हीट वेव इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर एबनॉर्मली। देखिए जैसे कि मैंने अगर ये कहा, आप किसी पहाड़ी इलाके में गए, वहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर है, और आप मान लीजिए यहाँ किसी एक अलग जगह गए, वहाँ पे 35 डिग्री टेम्परेचर है मान लीजिए, या 38 डिग्री टेम्परेचर है। पहाड़ी, अगर मान लीजिए यही पहाड़ी इलाके का टेम्परेचर 30 से अचानक से 36 डिग्री हो जाए, या 38 से अचानक से 45 डिग्री हो जाए, तो इसको बोलते हैं हीट वेव। मतलब एबनॉर्मली बढ़ गया, धीरे धीरे नहीं बढ़ा, अचानक से टेम्परेचर में ये राइज देखने को मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? हीट वेव। दिक्कत क्या है? इससे बहुत सारी दिक्कतें, ओल्ड एज और डिसीज पीपल खतरे में आ गए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कुछ लोग तुम्हारे भी गए। भाई क्रॉप को डेंजर है, जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा हीट पड़ेगा तो क्रॉप उस हीट वेव को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, फसल ठीक से होगी नहीं। अगर फसल ठीक से नहीं होगी तो शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी क्रॉप्स की। अगर क्रॉप्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे फार्मर्स उससे अफेक्ट होंगे, जहाँ इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा हिट पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी भी खराब हो जाएगी लेबर की। आप देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप ही के काम करने की क्षमता घट जाएगी। तो बेसिकली जो लेबर काम कर रहे हैं वेजेस पे, जब गर्मी बढ़ रही है तो उन्हें भी दिक्कत हो रहा है। बहुत टाइम आप ये देखेंगे, जैसे देखिए वो जंगल वगैरह पूरा सूख जाते हैं, सूखने के बाद उसमें आग लग जाती है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर है, भाई वहाँ जो जानवर वगैरह रह रहे हैं उनकी भी इसमें मृत्यु हो जाती है। तो ये हीट वेव और पूरा उसका नुकसान के बारे में यहाँ पे बताया कि किस स्टेट में और क्या हीट वेव होता है। आइए आते हैं अगले टॉपिक पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्पेयर अ थॉट फॉर साइकेट्रिक केयर गिवर्स टू। तो देखिए साइकेट्रिक केयर गिवर्स, अब देखिए मेंटल पेशेंट बहुत तरीके से होते हैं। एक होते हैं एकदम पूरे तरीके से वो मेंटल पागल हो चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक है वो किसी एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, थोड़ा सा उनको डिप्रेशन है, चीज़ें नहीं सही हैं, तो वो भी मेंटली इली कहलाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ऐसे आपने बहुत लोग अपने जिस भी आप स्टेट में हो, जहाँ पे भी हो, तो आप देखेंगे ऐसे कई सारे लोग आपको बाहर घूमते हुए दिखेंगे, जिन्हें लोग कुछ फटा कपड़ा फेंक देते हैं, देखिए वो पहन लेते हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। इन्हें नहीं पता इनकी मेंटल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये चीज़ों को समझ पाएँ, देख पाएँ, इन्हें ऐसे अबंडन कर दिया जाता है। ये सारे लोग यहाँ बात हो रही है, बेसिकली इनकी यहाँ कम बात हो रही है, यहाँ हम उनकी बात ज़्यादा कर रहे हैं जो बेसिकली डिप्रेशन, एग्जाइटी, ये सारी चीज़ों से पीड़ित है और घर में ही उनका बेसिकली इलाज किया जाता है। अच्छा, एक डेटा है नेशनल हेल्थ मिशन का, क्या बोलता है? 6 to 7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। मतलब भारतीय पॉपुलेशन की पूरी 6 से 7% जो हमारी आबादी है वो मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर से पीड़ित है। ये कौन बोल रहा है? ये नेशनल हेल्थ मिशन यहाँ पे कह रहा है। अच्छा, इनकी संख्या और बढ़ गई कोविड के समय। क्यों? कोविड के समय गरीबी आ गई, लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने का पैसा नहीं था, घर संभालने का पैसा नहीं था। जाहिर सी बात है लोग उस गरीबी को झेल नहीं पाए थे, जिसकी वजह से लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेस, ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा बहुत। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रीटेड एट होम बाय गिविंग प्रॉपर केयर बाय देम बाय केयर गिवर्स। और यहाँ पे केयर गिवर्स की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो केयर गिवर्स कौन है? अच्छा देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ कि एक परिवार है, उस परिवार में 5 लोग रहते हैं, उस 5 लोग में से एक लोग बीमार है, तो वो 4 लोग क्या करेंगे? उसको, जो बीमार है बेचारा, जो मेंटली इल है, उसको समझाएंगे, दिखाएंगे चीज़ों को, उसको रिलैक्स कराने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छे से केयर करेंगे। तो ये जो 5-4 फैमिली के लोग हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं? केयर गिवर्स। तो आपको समझ में आ गया केयर गिवर्स क्या होते हैं? जो बेसिकली घर में, जैसे मैं अभी मान लीजिए अगर किसी मेंटल इलनेस से पीड़ित हूँ, तो मेरे मम्मी पापा, मेरे घर वाले अगर मुझे केयर कर रहे हैं, मेरी ख्याल रख रहे हैं, मुझे उस चीज़ से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं, तो दे आर माई केयर गिवर्स। ठीक है, तो मैंने केयर गिवर्स के बारे में आपको बता दिया। अच्छा देखिए, हुआ क्या? फैमिली इज फेसिंग देयर प्रॉब्लम ड्यू टू विच केयर गिवर स्ट्रेस एंड इंक्रीज। बिल्कुल, देखिए अगर मेरी मेंटल इलनेस है तो जाहिर सी बात है वो मेरे परिवार वालों पे भी उसका असर पड़ रहा है। अगर जॉइंट बड़ी फैमिली है तब तो इतना दिक्कत नहीं है, लोग धीरे धीरे करके कैरी कर लेंगे। अब सोचिए, जैसे मैंने अभी कहा 5 ही लोग का, मान लीजिए जैसे मैंने अभी कहा 5 ही लोग का अगर परिवार है, और 5 लोग के परिवार में अगर पता चला कि एक फादर है वो बाहर निकल गया, मदर है और कुछ लोग और हैं वही मेरी केयर करने में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो या फिर मान लीजिए कोई बच्चा है वो बीमार है, या मान लीजिए कोई हस्बैंड है वो मेंटल इलनेस है, तो वाइफ एक साथ कितने काम करेगी? तो आप सोच सकते हैं छोटे लोग में ये केयर गिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस पड़ रहा है। हमें इनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है भाई, केयर गिवर्स के ऊपर, और हमें बहुत सारे उनके लिए प्रोग्राम लाने की भी ज़रूरत है। नेशनल हेल्थ
को हमें प्रमोट करने की भी यहाँ ज़रूरत है। ये देखिए ये क्या कहा गया है, अब यहाँ 2 शब्द है, 1 साइकेट्रिस्ट ऑन 4 लाख पीपल, 4 लाख लोगों पे एक साइकेट्रिस्ट है हमारे पास, और एक साइकोलॉजिस्ट है 16 लाख लोगों पे। और बहुत सारे लोगों को तो अभी यही नहीं पता होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं आपको मेंटल हेल्थ कंडीशन कब हो सकती है। आपको सुसाइड करने का मन करे, खुद को चोट पहुंचाने का मन करे, तो देखिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या सिम्टम्स है, साइंस है मेंटल इलनेस की, आपका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा वॉयलेंट एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, आपको पैरानोइया यानी कि आपको लग रहा है कोई आपको मार के चला जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको भ्रम पैदा हो रहे हैं, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, अपने परिवार वालों से दूर रह रहे हैं, मूड आपका लगातार बदल रहा है, तो हम बोलेंगे कि आप क्या हैं, बेसिकली मेंटल, ये साइन है मेंटल इलनेस के। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, शब्दों से काम चला रहा है, और जो साइकेट्रिस्ट है वो क्या कर रहा है, दवा से काम चला रहा है। आप देख सकते हैं एक ने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनी है, एक ने नहीं पहनी है। कुछ क्लियरेंस आ रहा होगा कि साइकेट्रिस्ट कौन है, वो दीज आर द डॉक्टर्स, बट साइकोलॉजिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वर्बली काउंसिल करके चीज़ों को सही करते हैं। एक और यहाँ पे स्लाइड देख लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए। देखिए तो आपका ये रहा साइकोलॉजिस्ट, तो इनका काम होता है ये बात करेंगे आपसे, असेसमेंट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, काउंसलिंग करेंगे आपकी। साइकेट्रिस्ट का मेडिकेशन यानी वो दवाई से आपको ठीक करने का प्रयास करता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करेंगे, ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी करेंगे, मेंटल डिसऑर्डर पार्ट और ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ नहीं लिख सकते हैं। दवाइयाँ लिखने का हक किसको है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट को है। तो साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर्स भी कहा जाता है, ये डॉक्टर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ के हिसाब से दवा देंगे। जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया आपको, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया आपको, ओसीडी हो गया आपको, तो आप साइकेट्रिस्ट से भी यहाँ पे बातें करेंगे। लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फैमिली प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, कोई एडिक्शन है, तो आप साइकोलॉजिस्ट से कंपेयर करेंगे, मतलब कंसल्ट करेंगे। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये डील करते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशन से, कौन, साइकेट्रिस्ट। मेंटल डिसऑर्डर से ट्रीट करते हैं, मेडिकल डॉक्टर होते हैं भैया, ये दवाई लिखने में सक्षम हैं। लेकिन हाँ ये है कि जब ये दोनों साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का जो ट्रीटमेंट कंसल्टेशन एक साथ अगर काम करता है तो पेशेंट सबसे अच्छी हीलिंग करता है। जाहिर सी बात, देखिए लिखा भी है, साइकेट्रिस्ट यूज मेडिकेशन टू स्टेबलाइज, यहाँ लिखा है, पर्सन एंड टू बी मोर ओपन फॉर ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, हेल्प करता है रूट कॉज को खोजने में, और मैनेज करता है अपने थॉट्स और इमोशंस के, मतलब उससे बातें करके उसको अपना विश्वास दिला के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कौन, साइकोलॉजिस्ट। चलिए इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करने का समय हो चुका है। मुझे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे, नागवंशी ट्यूटोरियल्स, टेलीग्राम पे टाइप कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। ऐसे अभी तो 10 है, वैसे टोटल मेंबर यहाँ 12 हो चुके हैं, तो धीरे धीरे करके मेंबर की संख्या भी बढ़ाइए। चलिए इसके साथ अपने लेक्चर को करते हैं समाप्त। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।